पिछले सेशन में हमने देखा था कि साझेदारी यानी फर्म के विघटन पर हम जर्नल प्रविष्टियां किस प्रकार से करते हैं और इसमें देखेंगे खाते कौन कौन से बनाए जाते हैं। शुरू करते हैं। जब फर्म का विघटन होता है तो लेखांकन हेतु निम्नलिखित खाते बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वसूली खाते की। तो वसूली खाता क्यों बनाया जाता है? वसूली खाता बनाया जाता है संपत्तियों से वसूली और दायित्वों के भुगतान को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। अब बात करते हैं वसूली खाता कब बनाया जाता है। तो वसूली खाता बनाया जाता है फर्म के विघटन पर। थर्ड पॉइंट आता है वसूली खाते का नेचर क्या है। यह एक नाम मात्र का खाता है, यह एक अवास्तविक खाता होता है। और फोर्थ पॉइंट आ जाएगा वसूली पर जितने भी जो डिफरेंस निकल करके आएगा, जो डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड का जो अंतर आएगा, इसे हम कहते हैं वसूली पर लाभ या वसूली की हानि, जिसे साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किया जाएगा। फिर बात करते हैं साझेदारों का ऋण खाता। तो पार्टनर्स जो लोन अकाउंट का शेष है, ना तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, ना ही वो आपका साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट में ही उसका भुगतान प्रदर्शित करना है, उसका हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। तो जितने भी रिजर्व है, P&L है, वसूली खाते पर होने वाले लाभ और हानि है, या साझेदारों के द्वारा संपत्ति और दायित्व लेने संबंधी जो प्रविष्टियां हैं वह पूंजी खाते में लिखी जाएगी। और पूंजी खाते के शेष के आधार पर क्या करना है, या तो साझेदारों का अंतिम भुगतान किया जाएगा या साझेदारों से नगद राशि वसूल की जाएगी। इसके पश्चात अपना आएगा रोकड़ या बैंक खाता। जितनी भी रोकड़ प्राप्तियां हैं डेबिट पक्ष में आएंगी, रोकड़ भुगतानों को जो है जमा पक्ष में लिखा जाएगा। इस प्रकार जो है ये चार खाते अपने को तैयार करना है। कब? जब फर्म का विघटन हो। फर्म के विघटन पर बनाए जाने वाले खाते। अब हम क्या करते हैं, इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। जब फर्म का विघटन होता है, कब बनाया जाता है? जब फर्म का विघटन होता है तो फर्म की पुस्तकें बंद कर दी जाती है। संपत्तियों से वसूली और दायित्व के भुगतान के पश्चात जो भी हानि या लाभ की गणना की जाती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, वसूली खाता तैयार किया जाता है। इस खाते के माध्यम से परिसंपत्तियों से वसूली और दायित्व के भुगतान के पश्चात जो भी निवल प्रभाव यानी कि वसूली पर जो भी लाभ या हानि होगा उसका निर्धारण करके साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित या वितरित जो है किया जाता है। इस कारणवश सभी परिसंपत्तियां रोकड़, बैंक शेष और काल्पनिक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त और सभी बाहरी दायित्व यानी कि रिजर्व, कैपिटल, साझेदारों का लोन खाता, इन सब को छोड़कर यानी सभी बाहरी दायित्वों को इस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। कौन से मूल्य पर? उनके लागत मूल्य पर जो है हस्तांतरण किया जाएगा। यह खाता परिसंपत्तियों की बिक्री, दायित्वों का भुगतान, वसूली व्ययों का अभिलेखन करता है। और इस खाते के शेष को क्या कहा जाता है? वसूली पर लाभ या वसूली पर हानि कहा जाएगा, जो कि क्या होगा, साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरण किया जाता है। क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट, वसूली खाता फर्म के विघटन पर बनाया जाता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, क्यों बनाया जाता है? संपत्तियों से वसूली और दायित्वों का भुगतान दर्शाने के लिए वसूली खाता बनाया जाता है।
संपत्तियों से क्या वसूली है, दायित्व से जो भुगतान है वो क्या है। फिर आ जाएगा इसका जो नेचर है वो अवास्तविक खाते की प्रकृति का है, नाम मात्र की प्रकृति का होता है। वसूली खाता एक अवास्तविक या नाम मात्र खाते की प्रकृति का खाता है। और वसूली व्यय का जितना भी अंतर होगा वसूली पर लाभ या वसूली की हानि कहलाएगा, जो कि साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में अंतरित किया जाएगा। क्या आ जाएगा, वसूली खाते का शेष वसूली पर लाभ या हानि कहलाता है। जिसे साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। अब हम बात करेंगे वसूली खाता जो है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो आपका किस प्रकार से बनाया जाएगा। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके फर्म के विघटन, फर्म के समापन पर जो बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट में जितने भी असेट्स है वो सारी यहां ट्रांसफर करना है टू इंटेंजिबल असेट्स, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लोन टू अदर पार्टीज, बीआर, डेटर्स, जितनी भी संपत्तियां हैं बस रोकड़, बैंक शेष और कृत्रिम संपत्तियां यानी कि हानियों को छोड़ करके या संपत्ति पक्ष में साझेदारों का पूंजी शेष दिया गया हो, किसी प्रकार का पीएनएल दिया गया हो तो उनका हस्तांतरण नहीं होगा। बाकी सभी संपत्तियों को उनके पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण, ये सभी की सभी जो संपत्तियां हैं कौन से मूल्य पर आएगी, पुस्तक मूल्य पर। कहां से आएगी, बैलेंस शीट से। एक बैलेंस शीट, एक चिट्ठा आपको दिया गया होगा, उसमें जितने भी संपत्तियां चाहे दृश्य है चाहे अदृश्य है, लेकिन रोकड़, बैंक, अदृश्य जो आपकी कृत्रिम संपत्तियां हैं, जो फिक्टिशियस लॉसेस है, इनको ट्रांसफर नहीं करना है। इसी प्रकार जैसे कि संपत्तियां लेफ्ट पक्ष में आई है, दायित्व जो है इधर आ जाएंगे आपके, ये भी कौन से मूल्य पर, पुस्तक मूल्य, चाहे वो मॉर्गेज लोन हो, क्रेडिटर्स हो, बीपी है, आउटस्टैंडिंग है। और प्रोविजंस के बारे में हमने कल भी बात की थी, देनदारों की सकल राशि आएगी, फिक्स असेट्स की सकल राशि आएगी, उन पर जो आयोजन है वह यहां दर्शाया जाएगा। देनदार 20,000, 1,000 प्रोविजन, तो ऐसे नहीं कि 19,000 आ जाए, यहां 20,000 आएगा, 1,000 जो है प्रोविजन यहां दर्ज किया जाएगा। तो संपत्तियां और दायित्व हस्तांतरण कर लिया। अब क्या होगा, या तो इन संपत्तियों से नगद वसूली है बाई कैश या बैंक, सेल ऑफ असेट्स यानी संपत्ति से नगद वसूली, या फिर क्या आ जाएगा, साझेदार द्वारा संपत्ति लेने पर बाई पार्टनर्स कैपिटल। इसी प्रकार दायित्वों का भुगतान टू कैश या बैंक, पेमेंट फॉर लायबिलिटीज, फिर आ जाएगा टू कैश या बैंक, पेमेंट फॉर
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, या फिर जो वसूली व्यय है उसका भुगतान भी जो है यहां पर टू कैश या बैंक लिखा जाएगा। अगर नगद है, साझेदार लेता है, तो फिर साझेदार के नाम से आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इस प्रकार से आपका क्या बनाया जाएगा, वसूली खाता। पहले संपत्तियां पुस्तक मूल्य पर, दायित्व पुस्तक मूल्य पर। संपत्ति नगद बेचा तो बाई कैश या बैंक, साझेदार लेता है, साझेदार का नाम। वसूली व्यय नगद चुकाए जाते हैं तो टू बैंक, साझेदार चुका रहा है, साझेदार का नाम। दायित्व नगद चुकाए जा रहे हैं टू बैंक, साझेदार चुकाता है, साझेदार के नाम से टू पार्टनर्स कैपिटल। और इस खाते का जो अंतर होगा वो क्या होगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल लॉस ऑन रियलाइजेशन, या टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और इस लाभ और हानि को साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाएगा। एक नोट यहां पर लिख देते हैं हम, बैलेंस शीट में दिए गए कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स करंट, रिजर्व, P&L, लॉसेज, आदि के शेष वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं होंगे। इनको हमें ट्रांसफर नहीं करना है। जो शेष बैलेंस शीट में दिए गए हैं, जैसा कि हम लिखते हैं यहाँ पर, संपत्तियां यहाँ लिखी जाए, दायित्व यहाँ लिखे जाएं, लेकिन संपत्ति और दायित्व पक्ष में इनके शेष भी दिए गए होंगे, इनका हस्तांतरण नहीं करना होता है। अब बात करेंगे साझेदारों का ऋण खाता, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट के बारे में स्पष्ट कर देता हूं कि कभी भी साझेदार के ऋण खाते का जो शेष है, ना तो वह साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा, ना ही उसे वसूली खाते में हस्तांतरण करना है। उसके लिए पृथक से खाता बनाया जाएगा और उसी खाते के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। यानी कि साझेदारों के ऋण खाते का शेष ना तो वसूली खाते में हस्तांतरित, ना ही साझेदारों के पूंजी खाते में। साझेदारों के ऋण का भुगतान दर्शाने तो साझेदार का ऋण खाता बनाया जाता है। बाई बैलेंस विधि यहां पर प्रारंभिक शेष आ जाएगा, और जो भुगतान है वो यहां पर आ जाएगा टू बैंक। लेकिन विशेष जो ध्यान में रखना है, साझेदार के रिश्तेदार, चाहे वह पत्नी है, चाहे वह पुत्र है, पिता है या भाई है, अगर साझेदार के रिश्तेदार का ऋण दिया गया है तो वह एक बाहरी दायित्व है, और बाहरी दायित्व की भांति ही उसे वसूली खाते में लेकर के जाना है, और वसूली खाते के माध्यम से ही इसका भुगतान किया जाएगा। किस प्रकार, देखिए, साझेदार के रिश्तेदार, यानी कि चाहे पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, भाई हो, पिता हो, रिश्तेदार के ऋण बाहरी दायित्व होते हैं।
इन्हें वसूली खाते माध्यम से ही निपटाया जाएगा। यानी इनके लिए अलग से खाता नहीं बनाना है, ना ये पूंजी खाते में जाएगा, वसूली खाते में। जैसे कि हम बाहरी दायित्व ट्रांसफर करते हैं, यह भी आपका बाहरी दायित्व एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। अब बात करेंगे साझेदारों का पूंजी खाता पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना है। साझेदारों की पूंजी का प्रारंभिक शेष, रिजर्व, P&L, लॉसेज, लाभों का हस्तांतरण, जो वसूली खाते का लाभ हानि है उसका हस्तांतरण, या साझेदार द्वारा किसी प्रकार की संपत्ति ली गई है, वसूली व्यय का भुगतान किया गया है या दायित्व का भुगतान किया गया है, तो इन सभी समायोजनों को कहां लेना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और इस कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट पक्ष ज्यादा है तो अतिरिक्त राशि साझेदारों को भुगतान की जाएगी, निकाल ली जाएगी फर्म से, जबकि डेबिट शेष होने पर वह अतिरिक्त राशि साझेदारों से वसूल की जाएगी। क्यों? क्योंकि साझेदारी जो है हमेशा असीमित दायित्व की होती है। अगर लॉस की कंडीशन है, विघटन में डेफिसिट अगर हो रहा है, तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों से वह राशि वसूल की जा सकती है। किस प्रकार? देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते में पूंजी का प्रारंभिक शेष, संचय, लाभ हानि, वसूली पर लाभ हानि, साझेदारों द्वारा संपत्ति लेने पर या वसूली व्यय या दायित्व का भुगतान करने पर संबंधी लेन देनों को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। और पूंजी खाते के शेष के आधार पर अंतिम निपटान किया जाएगा। यदि पूंजी का जमा शेष है तो साझेदार को उस राशि का भुगतान करेंगे, जबकि नाम शेष होने पर साझेदारों से अतिरिक्त राशि जो है वसूली जाएगी। नाम शेष होने पर साझेदारों से अतिरिक्त राशि जो है वसूली जाएगी, उनसे राशि जो है वो मंगवाई जाएगी। किस प्रकार? सबसे पहले प्रारंभिक शेष आ गया बाई बैलेंस BD, और अगर मान लीजिए संपत्ति पक्ष में लिखा हो तो यहां पर भी आ सकता है टू बैलेंस BD, क्योंकि फर्म का विघटन है तो हो सकता है नाम शेष भी दिया गया हो। रिजर्व P&L हस्तांतरण कौन से अनुपात में? पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। अगर असेट्स में P&L है तो यहां आ जाएगा। अब क्या जाएगा? साझेदारों द्वारा अगर कोई संपत्ति ली गई है तो यहां आएगा टू रियलाइजेशन, और यही साझेदारों द्वारा अगर वसूली व्यय या दायित्व का भुगतान किया गया है तो बाई रियलाइजेशन। फिर बात करते हैं वसूली पर लाभ और हानि, तो क्या आएगा? टू रियलाइजेशन वसूली पर लाभ, या बाई रियलाइजेशन जो है, टू रियलाइजेशन वसूली पर हानि, या बाई रियलाइजेशन जो है वसूली पर लाभ जो है इस प्रकार हस्तांतरित होगा। अब शेष निकाल लेंगे। यदि क्रेडिट पक्ष की टोटल ज्यादा है तो साझेदारों द्वारा अतिरिक्त राशि फर्म से निकाल ली जाएगी, जबकि डेबिट शेष ज्यादा होने पर साझेदारों से राशि जो है वसूल की जाएगी। क्योंकि फर्म का विघटन सभी प्रकार के भुगतान किए जाएंगे। अगर राशि कम होती है तो साझेदारों से मंगवाना है, नहीं तो उनकी पूंजी वापसी कर दी जाएगी। और मान लीजिए कि स्थिर पूंजी विधि है तो ये जितने भी समायोजन है, रिजर्व, P&L, वसूली खाते के, ये सभी समायोजन करंट अकाउंट में होंगे, और करंट का जो शेष है वो आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तत्पश्चात टू बैंक या बाई बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा। कैसे? देखिए, यदि स्थिर पूंजी विधि है तो निश्चित रूप से दो खाते बनेंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पूंजी लगाने और हटाने को छोड़ करके शेष सभी समायोजन आ जाएंगे, और करंट का शेष आएगा कैपिटल में टू करंट बाई करंट अकाउंट, और डिफरेंस आ जाएगा टू बैंक या बाई बैंक अकाउंट। ये आगे अपन न्यूमेरिकल प्रश्न में भी सीखेंगे। तो क्या करना है? स्थिर पूंजी विधि होने पर सभी समायोजन साझेदारों के करंट अकाउंट चालू खातों में किए जाएंगे, और चालू खातों का जो शेष है वो पूंजी खाते में हस्तांतरण होगा। तत्पश्चात साझेदारों का जो है अंतिम भुगतान, फाइनल पेमेंट जो है वो किया जाएगा। ये आगे आपका साझेदारों का
पूंजी खाता। अब हम बात करेंगे रोकड़ या बैंक खाता किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहला काम, बैलेंस शीट में जो भी प्रारंभिक शेष दिया गया है संपत्ति पक्ष में वो आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, और अगर अधिविकर्ष है दायित्व पक्ष में तो यहां आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। अब जितनी भी रोकड़ प्राप्तियां हो रही है, चाहे संपत्ति बेचने पर नगद प्राप्त हो रहा है, चाहे साझेदारों से नगद वसूल हो रहा है, इनको डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। जबकि भुगतान चाहे वसूली व्यय के हो, दायित्व का भुगतान हो, साझेदारों के ऋणों का हो या साझेदारों की पूंजी वापसी हो, नगद भुगतान जो है क्रेडिट पक्ष में दर्ज किया जाएगा। कैसे? टू रियलाइजेशन संपत्तियों से नगद वसूली, टू पार्टनर्स कैपिटल साझेदारों से नगद वसूली, बाय रियलाइजेशन वसूली व्यय का नगद भुगतान, बाय रियलाइजेशन दायित्व का नगद भुगतान, साझेदारों का ऋणों का भुगतान और पूंजी की वापसी, और लास्ट में जो बैलेंस इसका टोटल आएगा रोकड़ या बैंक खाने का वो जीरो शेष आएगा। टोटल हमेशा बराबर रहेगी। टू बैलेंस ईडी बाई बैलेंस ईडी आने का मतलब क्या है? किसी प्रकार की प्रश्न में गलती की गई है, क्योंकि टोटल जो है वो दोनों पक्षों की आपकी बराबर आएगी। ये आपके चार खाते बैक टू बैक, वसूली खाता, पूंजी खाता, साझेदारों का ऋण खाता और रोकड़ या बैंक खाता बनाया जाता है। अब चर्चा करेंगे उदाहरण संख्या 1 पर। क्या कहता है? सुप्रिया और मोनिका साझेदार है जिनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2 दिया गया है। दायित्व लिखा है, संपत्तियां लिखी है। संपत्तियों में देखिए कैश तो कहां जाएगा? रोकड़ खाते में जाएगा, वसूली खाते में नहीं। बाकी स्टॉक, डेटर्स और असेट्स तीनों के तीनों वसूली खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू फिक्स असेट्स और रियलाइजेशन के डेबिट में चले जाएंगे। और यहां जो दायित्व है और जो आपका प्रोविजन है ये कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा इनको क्रेडिट पक्ष में, यानी कि क्रेडिटर्स डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रिजर्व के बारे में क्या करोगे? रिजर्व और कैपिटल ये दोनों जाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण। ये सभी के सभी बैलेंस, क्योंकि देखिए फर्म का विघटन हो रहा है, फर्म का समापन हो रहा है, यानी सभी प्रकार की पुस्तकें बंद की जाएगी, किसी भी खाते का शेष नहीं रहने वाला है। तो ये बैलेंस शीट पूरी बंद कर दी अपने ने। कैश और बैंक गया कैश में, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, फिक्स एसेट्स और क्रेडिटर्स ये गया वसूली खाते में, कैपिटल और रिजर्व चले गए कैपिटल में, यानी बैलेंस शीट हो गया बंद। आगे देखिए क्या लिखता है। 31 मार्च को फर्म का विघटन हुआ, सूचनाओं से पुस्तकों को बंद करें, देनदारों से 5% छूट पर वसूल हुई। देखिए अब यहां समस्या ये आती है कि देनदारों से 5% छूट का मतलब देनदार कितने? 21,500 या 21,000। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है, वसूली खाते में देनदार जो है हमेशा उनका सकल मूल्य जाएगा 21,500 और 21,500 पर ही 5% जो है अपने को कम वसूली हुई है। ऐसा नहीं करना है कि 21,000 का 5% कम कर दे, प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डूबत ऋण नहीं है, डूबने की संभावना है। सकल देनदार तो 21,500 है और इन्हीं पर जो है 5% राशि डूबी है। तो 5% तो ये और 500 ये, डबल थोड़ी डूबेगी राशि। डूबने की संभावना 500 थी, डूब कितना गया? 5%। जो डूबत ऋण है वह शेष रह जाएगा, बैलेंस रह जाएगा, लाभ हानि। स्टॉक से वसूली 7,000, स्थायी परिसंपत्तियों से वसूली 42,000 और वसूली वे दिया है 1,500 रुपए। लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया गया। देखिए दायित्व के संदर्भ में जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रश्न में सूचना है कि पूर्ण भुगतान तो पूर्ण भुगतान करेंगे। प्रश्न में कह दे लेनदार 48,000 के जो है वो 45,000 चुकाए गए तो हम 45,000 का भुगतान करेंगे। लेकिन प्रश्न में मान लीजिए 5वां पॉइंट है ही नहीं, लेनदारों को कितना भुगतान हुआ इसके संदर्भ में कोई सूचना नहीं है। तो हमें क्या करना है? पूर्ण भुगतान किया गया है, टोटल 48,000 जो है वो चुकाया गया है। लेकिन अगर स्टॉक 7,500 लिखा है और पॉइंट नंबर 2 नहीं लिखता,
स्टॉक से वसूली 7,000 रुपए की गई, यह पॉइंट ही नहीं होता, कुछ भी नहीं देता स्टॉक के बारे में, तो हम क्या मानेंगे, स्टॉक से कोई राशि जो है वसूल नहीं हुई है। अब बात करते हैं अपन जर्नल प्रविष्टि की। सबसे पहले संपत्तियां, स्टॉक 7,500, देनदार 21,500 सकल मूल्य, असेट्स 36,500 का हस्तांतरण। तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सबसे पहले स्टॉक कितना है, 7,500 रुपए का, देनदार 21,500 रुपए का, सकल मूल्य ट्रांसफर करेंगे 21,500, कोई गड़बड़ नहीं करना है, 21,000 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। और फिक्स असेट्स जो है वो है 36,500। ये आपका टोटल आ जाएगा 58 और 7 65,500, 65,500 ये इस प्रकार से जो है संपत्तियों का हस्तांतरण कर दिया। अब देखिए दायित्व कौन से, क्रेडिटर से 48,000 और प्रोविजन को भी दायित्व की भांति ही हस्तांतरण करना है, देनदार में से घटा के नहीं लिखना है, यानी क्रेडिटर्स और प्रोविजन जो है वो है 500 के। तो क्रेडिटर्स डेबिट 48,000 और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स 500, ये आ जाएगा 48,500। इस प्रकार संपत्ति और दायित्व का हस्तांतरण। यहां विशेष ध्यान रखना है, कैश, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व, पार्टनर्स लोन, P&L, इन सब का हस्तांतरण नहीं करना है। अब क्या करेंगे, संपत्तियों से वसूली, देनदार 5% कम पर, स्टॉक से 7,000 और संपत्तियों से जो वसूली है वो 42,000 रुपए। तो सबसे पहले आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी राशि वसूल हो रही है, सबसे पहले बात करते हैं देनदार, तो 21,500, इसका 5% जो है कम करना है, तो 21,000 का 5% हो जाता है 1,050 और 500 का 5% हो जाएगा 25, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 20,425। देनदारों से वसूल हो रहा है 7,000 रुपए और संपत्तियों से कितना वसूल हो रहा है 42,000 प्लस 42,000। टोटल राशि जो वसूल हो रही है बैंक टू रियलाइजेशन, ये अमाउंट आ जाएगा 69,425। इसी प्रकार भुगतान जो किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, देखिए वसूली वे 1,500 और लेनदार को पूर्ण भुगतान, यानी जो 48,000 के लेनदार थे उसका फुल्ली पेमेंट किया गया है, पूर्ण भुगतान किया गया है। तो 1,500 और 48,000 49,500 कितना आ जाएगा, टोटल पेमेंट जो है 49500 ये इस प्रकार से जो है भुगतान किया जाएगा। और वसूली खाते का जो अंतर है, अंतर कौन सा, 65,500 डेबिट, 48,500 क्रेडिट, फिर 69,425 डेबिट और 49,500 जो है क्रेडिट। इसका जो अंतर आएगा वो वसूली पर लाभ या हानि होगा, साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरण। तो अंतर आ जाएगा 2925। ये अभी जब हम आगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, वसूली खाता बनाएंगे, तो स्पष्ट अंतर जो है आपको सामने रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3:2 में 1,755 रुपए तो आ जाएगा सुप्रिया के हिस्से में और मोनिका के हिस्से में आ जाएगा 1,170 रुपए। ये साझेदारों में हस्तांतरण कर देंगे, जो भी उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात था 3:2 में। क्लियर है। वसूली पर जितना भी वसूल हुआ बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक, भुगतान और वसूली खाते का शेष जो है इस प्रकार हस्तांतरण कर देंगे। अब क्या बचेगा, रिजर्व का जो बैलेंस है वो साझेदारों में हस्तांतरण कितना है, रिजर्व दिया गया है 13,500 जो कि 3:2 में किसमें ट्रांसफर होगा, सुप्रिया और मोनिका में, यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुप्रिया
टू मोनिका कितना है 13,500 रुपए। और कौन से अनुपात में 3:2 में जो है उनका हस्तांतरण या ट्रांसफर किया जाएगा, ये आ जाएगा 8,100 और 5400। अब क्या करना है, साझेदारों के पूंजी का शेष निकालना है। जो हम पूंजी खाता जब बनाएंगे तब हमारे सामने आएगा, यह राशि जो है अपन यहां पर दर्ज कर देंगे। कितनी राशि आएगी सुप्रिया और मोनिका के कॉलम में? सुप्रिया का शेष आ जाएगा 42,355। ये किस प्रकार से आएगा, ये पूंजी खाता जब बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। मोनिका का शेष आ जाएगा 18,070 रुपए। और जो टोटल भुगतान आएगा, जो पेमेंट आएगा, वो आएगा 60,425। किस प्रकार, ये भी आगे हम देखने वाले हैं। तो ये तो होगी जर्नल प्रविष्टियां। और अगर खाता पूछा जाए तो सबसे पहला काम बनाना है आपको वसूली खाता। और वसूली खाते में क्या लिखना है, संपत्तियों को उनके पुस्तक मूल्य पर स्टॉक, डेटर्स और फिक्स असेट्स। कितना दिया गया स्टॉक, डेटर्स, फिक्स असेट्स? स्टॉक 7,500, देनदार 21,500 और फिक्स असेट्स जो है 36,500 दी गई है। तो 7,500 देनदार 21,500, इन पर जो आयोजन है 500 रुपए वो हम यहां दर्ज करेंगे। और फिक्स असेट्स जो थी वो कितनी थी अपनी 36,500 रुपए। और लेनदार जो थे वो थे आपके 48,000 रुपए। ये सभी संपत्तियों को यहां पर ट्रांसफर कर दिया, दायित्वों को उधर पुस्तक मूल्य पर। लेकिन रिजर्व, P&L, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सब के जो बैलेंस, जो शेष जो है वो बैलेंस शीट से यहां हस्तांतरण नहीं होंगे। अब बात करते हैं वसूली बाई बैंक। देनदारों से जो है कितनी राशि अपने को वसूल हो रहा है। तो देनदारों से अपने ने लिखा था जो अमाउंट वसूल हो रहा है वो था अपना, कितना दिया गया था देनदारों से वसूली, 5% कम पर जो है अपने को वसूल हुआ था। कितना था देनदार, देनदार से 5% कम 21,500 का 5% घटाएंगे, यह आ जाएगा 20,425। स्टॉक के बारे में स्पष्ट कहा था 7,000 वसूल हुआ है। संपत्तियों के बारे में भी स्पष्ट कहा था कि 42,000 रुपए जो है वसूल हुआ है। टोटल वसूली थी 69,425। इसी प्रकार भुगतान जो है वो आ जाएगा यहां पर टू बैंक। लेनदार को पूर्ण भुगतान था 48,000 रुपए, वसूली व्यय जो थे 1,500 रुपए, टोटल 49,500। ये आपका बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन का जो अंतर है वो निकाल लिया जाएगा। कितना आ जाएगा 925, 925, 16 1 17, 1 17, 925। और इनमें से यह राशियां जो है घटाई जाएगी तो अंतर आ जाएगा 2925, जो कि हमने पहले लिखा था। कौन से अनुपात में जाएगा, लाभ हानि विभाजन अनुपात, यानी कि 3:2 में इस राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। 2925 का कितना आ जाएगा 1755। और कितना आ जाएगा अपना 1755 तो एक में आ जाएगा और दूसरे का हिस्सा आ जाएगा 1170 रुपए। कौन से अनुपात में, 3:2 में। ये इस प्रकार से आपका रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता जो है वो तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। सबसे पहला काम पूंजी का प्रारंभिक शेष जो है वो दर्ज करना है। और प्रारंभिक शेष कितना दिया गया है पूंजी का, सुप्रिया का 32,500 और मोनिका का हिस्सा 11,500। ये दर्ज करते हैं 32,500 और 11,500 रुपए, ये पूंजी का शेष। अब रिजर्व दिया गया है, कितना दिया गया है उसको भी लाभ हानि विभाजन में ट्रांसफर करेंगे। 13,500 3:2 में, 8,100 और 5,400।
और कोई रिजर्व पीएनएल का शेष है नहीं। अब वसूली खाते का जो लाभ हानि है, लाभ है क्रेडिट में चला जाएगा 1755 और 1170। ये जो है पूंजी खाते में हस्तांतरण। अब क्या कर देंगे, पूंजी का अंतिम शेष निकाल देंगे। 32 और 8 कितने हो गए, 40, एक 41,000 और यह आ जाएगा 42,355। ये बैलेंस निकाल देंगे यहां पर 42,355 और ये साझेदारों को जो है अंतिम भुगतान कर देंगे। इसी प्रकार मोनिका के पूंजी खाते का शेष निकाल देंगे। 11 और 5 16,900, 17,900 और 17,900 एक 18,070 रुपए। बैलेंस निकाल देते हैं। और यही राशि जो है हमने यहां पर दर्ज की थी साझेदारों को भुगतान में। सुप्रियाज कैपिटल अकाउंट 42,375 और मोनिकाज कैपिटल अकाउंट 18,070 रुपए। कहां से आएगा, साझेदारों का जो पूंजी खाता बनेगा इसका जो बैलेंस आएगा, जो शेष आएगा, अगर मान लीजिए डेबिट पक्ष ज्यादा है तो साझेदारों से वसूल किया जाता है बाई बैंक, और अगर क्रेडिट पक्ष ज्यादा है तो साझेदारों द्वारा जो है विड्रॉन कर लिया जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो फर्म के विघटन में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।